7 अगस्त 2020 की शाम एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर 1344 केरल के कलिकट एयरपोर्ट पर लैंड करने में काफी देर कर देती है, जिससे प्लेन एक गहरी खाई में गिर जाता है। इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने से दोनों पायलट समेत प्लेन में सवार 19 यात्रियों की मौत हो जाती है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सवार 159 यात्रियों को छोटी मोटी चोट के साथ रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो चलिए जानते पूरी घटना। 7 अगस्त 2020 के दिन यूएई के दुबई एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 से अपनी इंटरनेशनल उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। इस फ्लाइट को दुबई से केरल के कलिकट एयरपोर्ट का सफर तय करना था। फ्लाइट की कमान 59 वर्षीय कप्तान डी.वी. सेठ के हाथों में थी, जिनके पास 10,800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं इनका साथ दे रहे हैं फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार के पास भी 2000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। ये बोइंग 737.800 प्लेन था, जिसमें दोपहर के 2 बजे तक 184 पैसेंजर्स, 4 क्रू मेंबर्स और 2 कैप्टन सवार हो चुके थे। दोपहर के 2:15 पर फ्लाइट 1344 ने दुबई एयरपोर्ट से सक्सेसफुली टेक ऑफ करता है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। अपने निर्धारित जर्नी टाइम के अनुसार इसे शाम के 7:40 पर कलिकट एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना है। कुछ घंटे उड़ान भरने के बाद ये कलकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंच जाता है। केरला का कलिकट एयरपोर्ट ऊंची पहाड़ी पर बना एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, जहां सिर्फ एक ही रनवे मौजूद है। करीब 9000 फीट लंबे इस रनवे के दोनों तरफ एक गहरी खाई है। वहीं रनवे के दोनों सिरों पर सेफ्टी एरिया भी काफी कम है। इसी वजह से पायलट्स को यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग करते वक्त काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती एरोप्लेन को खाई में गिरा सकती है। इसलिए इस एयरपोर्ट को कैटेगरी सी में डाला गया है, यानी यहाँ सिर्फ कैप्टन ही फ्लाइट को लैंड करवा सकते हैं। अब शाम के 6:40 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 अपनी लैंडिंग प्रोसेस शुरू करती है, जिसमें धीरे धीरे करके फ्लाइट के एल्टीट्यूड को कम किया जाता है। उस दिन केरला का मौसम काफी खराब था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, बिजली गरज रही थी और बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही थी, जिस वजह से पायलट ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे थे और बार बार एटीसी से कम्युनिकेशन करते हुए मौसम का हाल पूछ रहे थे। कलिकट एयरपोर्ट के अनुसार इस रनवे के एक छोर को रनवे 28 और दूसरे को रनवे 10 के नाम से जाना जाता है और एटीसी से जीस भी रनवे नंबर पर लैंड करने के परमिशन मिलती है। फ्लाइट उसी तरह रनवे पर लैंड करती है। अब एटीसी ने फ्लाइट को रनवे 10 पर लैंड करने के परमिशन दी, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले कैप्टन ने नोटिस किया कि प्लेन का एक विंड स्क्रीन वाइपर काम नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पानी जमा हो रहा है, इसलिए विजिबिलिटी और कम हो रही थी। इसके अलावा बारिश की वजह से रनवे की सेंट्रल लाइन लाइट्स भी नहीं चल रही थी और इस रनवे के हिसाब से फ्लाइट्स की हाइट भी ज्यादा थी। ऐसे में लैंडिंग कैंसिल कर देनी चाहिए थी, मगर कैप्टन ने एटीसी से 2A ड्रॉप अप्रोच से लैंडिंग करने की परमिशन मांगी। 2A ड्रॉप अप्रोच में प्लेन आगे जाकर 360 डिग्री की अपोजिट रिएक्शन में टर्न लेता है और रनवे के दूसरी तरफ से लैंड करता है। अब ये करना काफी नॉर्मल है, इसलिए एटीसी ने फ्लाइट 1344 के कैप्टन को 2A ड्रॉप अप्रोच से रनवे 28 पर लैंडिंग करने की परमिशन दे दी। इसका एक और फायदा ये भी था कि सामने से आ रही तेज हवाएं लैंडिंग के बाद फ्लाइट की स्पीड को कम करने में मदद कर सके। अब तक मौसम तो साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फ्लाइट में सब कुछ सही चल रहा था। कैप्टन ने प्लेन को रनवे 22 की तरफ घुमा दिया था और अब ये धीरे धीरे अपनी हाइट कम करता जा रहा था। जब प्लेन रनवे के काफी करीब पहुंचता है तो प्रॉपर विजिबिलिटी ना होने की वजह से कप्तान डी.वी. सेठ लैंडिंग कैंसिल कर देते थे और एटीसी से कहते हैं कि हम गो अराउंड के लिए जा रहे हैं। दरअसल गो अराउंड में फ्लाइट फिर से 10,000 फीट जितनी हैट पर जाकर इलाके का पूरा चक्कर लगाते हुए फिर से रनवे से अलाइन होती है और लैंडिंग इनिशिएट करती है। अब ये भी काफी नॉर्मल है। खैर, जैसे ही कैप्टन फ्लाइट को ऊपर ले जाते हैं तो एटीसी उन्हें कहता है कि अब आप गो अराउंड कर रहे हैं, तो क्या रनवे 28 के बजाय रनवे 10 पर लैंडिंग करना चाहेंगे? अब यहाँ कैप्टन एटीसी से ना भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने एटीसी की बात मान ली और रनवे 10 पर लैंडिंग करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि रनवे 28 पर सामने से आने वाली हवा जो प्लेन की स्पीड को कम कर रही थी, वही हवा रनवे 10 की तरफ से प्लेन के पीछे से आकर उसकी स्पीड को बढ़ाने वाली थी। मगर इतनी मुश्किल सिचुएशन में कैप्टन के दिमाग में कितना स्ट्रेस होगा इस बात का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर, धीरे धीरे प्लेन रनवे 10 की तरफ बढ़ने लगा और उसका एल्टीट्यूड कम होने लगा। 2000 फीट, 1000 फीट, 500 फीट तक प्लेन नीचे तो आ गया, लेकिन खराब विजिबिलिटी की वजह से या अपने ग्लाइड स्लोप से आगे निकल गया, यानी रनवे के स्टीयरिंग में ही टच डाउन नहीं कर पाया। अंधेरी रात और खराब मौसम में ये प्लेन रनवे से 30 फीट की ऊंचाई
ऊंचाई पर उड़ता रहा और देखते ही देखते रनवे का आधा हिस्सा खत्म हो चुका था, मगर अभी प्लेन के टायर रनवे को छू नहीं पाए थे। रनवे के एंडिंग पॉइंट को काफी पास आता देख फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को फिर से प्लेन को हवा में उड़ाने के लिए कहा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और अगले ही पल प्लेन के टायर्स ने रनवे को टच कर लिया। अब कैप्टन ने तुरंत मैक्स मैनुअल ब्रेकिंग को एंगेज कर दिया, लेकिन ये काफी नहीं था क्योंकि प्लेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार से रनवे के छोर की तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ सवाल आता है कि प्लेन ने फिर से टेक ऑफ क्यों नहीं किया? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये रनवे पहले से ही छोटा था और लेट टचडाउन की वजह से प्लेन ने रनवे का काफी बड़ा हिस्सा पीछे छोड़ दिया। यानी आप कैप्टन ऑफ फर्स्ट ऑफिसर के पास पूरी कोशिश से ब्रेक लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, मगर कैप्टन ऑफ फर्स्ट ऑफिसर की लाख कोशिश के बावजूद वही हुआ जिसका डर था। रनवे का एंडिंग पॉइंट आने से पहले प्लेन रोक नहीं पाया और सामने लगी लाइट्स और बाउंड्री लाइन को तोड़ते हुए सीधे खाई में जा गिरा। करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने पर बड़ा धमाका हुआ और फ्लाइट 1344 के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस दुखद हादसे में दोनों पायलट समेत प्लेन में सवार 19 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी। खराब मौसम की वजह से एयरपोर्ट के रेस्क्यू स्टाफ और एम्बुलेंस को हादसे वाले एरिया में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा, मगर धमाके की आवाज सुनकर आसपास के गांव वाले तुरंत ही फ्लाइट के पास पहुंचे और मुसाफिरों को रेस्क्यू करना शुरू किया और कई घंटों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में प्लेन में सवार 159 यात्रियों को छोटी मोटी चोट के साथ रेस्क्यू कर लिया गया।